आप सभी को नमस्कार। मैं विभू श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन राजापुर इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इधर बीच वीडियो बनाने में काफ़ी विलंब हुआ, कुछ कारण कुछ कारण थे उसके, लेकिन मेरी पूरी ये टारगेट रहेगा इस बार कि 20 जून से पहले तक एटलीस्ट मैं 2 से 3 चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लूँ। उधर सचिन सर भी सॉल्यूशन चैप्टर लगभग ख़त्म करने वाले हैं और वो भी शायद 2 से 3 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो हम लोगों के पास जून तक में शायद जून तक में लगभग 6 चैप्टर तक तो हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 13 में से 6 चैप्टर का होना लगभग 50% के अराउंड हम कवर कर लेंगे, जो हमारे आने वाले सेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के उस पोर्शन की जिसमें मॉलिक्यूल्स के रेडियस, वो भी रेडियस किसमें, क्यूबिक सिस्टम में। और एक बात और समझिए, मैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक बोलूँगा तो सिंपल क्यूबिक का मतलब एक तो वो होता ही है जो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे। अक्सर सिंपल क्यूबिक उसको भी बोला जाता है क्यूब सिस्टम को। क्यूब सिस्टम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक का एक और मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल क्यूबिक अगर 2 जगह बोले जा रहे हैं तो दोनों का मतलब क्या है। वो कंटेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिंपल क्यूबिक वर्ड कहाँ यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो आप रेडियस और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बोरियत जैसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें समझाना कुछ नहीं है, सब लिखा लिखाया है और सिंपल मैथमेटिक्स से ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर रहेगा। लेकिन हाँ, जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। वो पूछता है कि रेडियस सिंपल क्यूबिक के मॉलिक्यूल की रेडियस क्या होगी, आर इज इक्वल टू a/2 होगी। और बॉडी सेंटर के लिए क्या होगी, a/2 होगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, या फिर √3/4 होगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जो केवल गणित जैसा है, मैथमेटिक्स जैसा है, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ थोड़ी सी भी आती है डियर, थोड़ी सी भी, तो आज का वीडियो तो आप केवल मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना तब भी समझ जाओगे। ओके, जो लिखा है केवल उसको पढ़ लेना। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे वीडियो। आज की नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इस पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में किस प्रकार रेडियस का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, सिंपल क्यूबिक का मतलब तो जानते ही होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको चीज़ों को समझना है सॉलिड स्टेट में, तो आपका जो रूम है, जो कमरा है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सिंपल क्यूबिक क्या, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब केवल मॉलिक्यूल्स या एटम कहाँ हो, कॉर्नर पर हो, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आती है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में एक चीज क्या है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच किए। मॉलिक्यूल के, अगर इस क्यूबिक सिस्टम को देखो तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच किए हुए हैं। ठीक, तो जब एक दूसरे को अटैच किए हुए हैं तो उसका मतलब क्या होगा, मतलब केवल इतना सा है कि इन दोनों का जो साइज है वो इतना सफिशियंट है कि वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल का जो शेप था वो बहुत छोटा, ऐसा कुछ था। तो जब मॉलिक्यूल का शेप छोटा होगा तो वो जो शेप एक्चुअल में छोटा नहीं था भाई, वहां किया क्या गया था, वहां उन्हें केवल रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे शेप में दिखाया गया था, और उनके बीच एज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये सारा घटक्रम किया था। किताबों में भी जो बना है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हैं, वो एक्चुअल में छोटे नहीं होते डियर।
उनका साइज कुछ ऐसा होता है, यानी कि वो एक फुल साइज के मॉलिक्यूल है। फुल साइज के होने का मतलब इतने सफिशिएंट है कि एक दूसरे को क्लियरली टच कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अब एक चीज क्या आती है, रेडियस। रेडियस क्या होता है जानते हो ना, किसी भी सर्किल, किसी भी सर्किल या फिर स्फेयर, किसी भी सर्किल या फिर स्फेयर के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस यानी परिधि तक का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। बात तो पता ही होगी। अब ये क्यूब है, इस क्यूब में दो मॉलिक्यूल को हमने एज एग्जांपल कंसीडर किया है। वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को एडजेसेंट अटैच किए हुए हैं। जब एडजेसेंट अटैच किए हुए हैं तो इनके सेंटर से आप देख सकते हो, इनके सेंटर पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आर का। क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस, वैसे इसमें देखो सेंटर से सरकमफेरेंस, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर यानी रेडियस का। और जो ये पूरी है एज, इस एज लेंथ को हमने क्या माना है, ए माना है। एज लेंथ को हमने क्या माना है, ये। तो अगर मैं कहूँ ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर आर प्लस आर, यही तो होगा ना। ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर। इसको ए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एज लेंथ की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली है डियर, यहाँ पर ए कर ली है। ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, वहां पर 2r हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ तो है यहाँ पर। तो देखो, वेयर सिंपल क्यूबिक मीन्स एटम ओनली एट कॉर्नर, ये बात समझ में आ गई होगी। वेयर ईच एटम इज एडजेसेंट विद ईच अदर, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथमेटिक्स, रेडियस क्या है वो आपको मालूम है, एज लेंथ ए थी, जैसा अभी मैंने वहां बताया। दो मॉलिक्यूल को, क्योंकि एक एज, अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने केवल एक एज को कंसीडर क्यों किया, तो भाई देखो, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, केवल एक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट इतने में है वो पूरा अरेंजमेंट यहाँ हर जगह है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल केवल यहाँ पर है, मॉलिक्यूल हर जगह है, इस जगह पे है, इस जगह पे, हर जगह है। लेकिन समझाने के लिए डियर उसको हमने केवल दो को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो एज लेंथ ए बराबर क्या होगा, आर प्लस आर। ओके, तो एज लेंथ ए इज इक्वल टू आर प्लस आर यहाँ पे होगा। उसके बाद आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू, जो आप देख सकते हो। तो सिंपल क्यूबिक की रेडियस कितनी होगी, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। यकीन मानिए ये कोई समझाने का टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आप सबको इतनी मैथमेटिक्स आती है यार। और आपको अगर जरा सा भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो सिंपल गणित है। ये मत सोचो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पर ये सोचो कि गणित का कोई चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपको आता होगा। तो सिंपल क्यूबिक रेडियस ऑलवेज क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। ए मतलब क्या, लेंथ, ए बाई टू मतलब लेंथ का हाफ। तो अगर कोई स्टेटमेंट आए कि सिंपल क्यूबिक वो कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल की रेडियस कंप्लीट लेंथ का हाफ होती है, तो उसके लिए आप किसको टिक करोगे, सिंपल क्यूबिक को। ओके, ये देखिए बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर में एक चीज हमेशा क्लियर रखिए, ये एक पूरा सेल है। इस सेल में ये मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पर, ये मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पर, और बीच में क्या है, ये सेंटर मॉलिक्यूल है। बॉडी सेंटर याद है ना, मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ होंगे, मॉलिक्यूल कॉर्नर पे होंगे, और कॉर्नर के अलावा सेल के बिल्कुल सेंटर में होंगे। ये चीज पता होगी आपको। तो ये क्या है, एक कॉर्नर का मॉलिक्यूल, एक कॉर्नर का मॉलिक्यूल, और ये बीच एक सेंटर का। अब इसको चाहे इस पैटर्न में लो, चाहे इस पैटर्न में लो, चाहे इस पैटर्न में लो, किसी भी पैटर्न पे लो, चीजें बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी। तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल इसी को क्यों लिया गया, केवल इसी को, तुम चाहे किसी को भी ले सकते हैं। तो मेरे लिए इजी पड़ रहा था इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कौन सा है, ए ए डी सी, एक ट्राइंगल ये है। एक ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। ठीक, तो यहाँ दो ट्राइंगल है जिनको हमको कंसिडर माइंड में करना है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि हमको रेडियस निकालनी है मॉलिक्यूल की। अब हमने मॉलिक्यूल कंसीडर कौन सा किया है, ये अरेंजमेंट।
तो अगर हमको इसके लिए रेडियस निकालनी है तो हमको ए से लेकर डी, देखो ध्यान से ये क्या बना हुआ है, ये डी ही तो बना है ना, हमको ए से लेकर डी इस पूरे की रेडियस, इस पूरे की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सिंपल पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो रेडियस फाइंड करना है आर, तो हमने जैसे मैंने पहले भी कहा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज कैसे नहीं होना है कि अगर आपको लगता है कि इधर का अरेंजमेंट कहाँ गया, इधर का अरेंजमेंट कहाँ गया, तो वो सब कुछ नहीं, वो केवल समझाने के लिए इसको हमने कंसिडर किया है। तो रेडियस फाइंड करना आर की, एज लेंथ कितनी है इसकी, एज लेंथ को वही मान रहे हैं हम जो पहले था ए है। टू कैलकुलेट एज लेंथ वी हैव द वैल्यू फॉर ए डी, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, ए डी जिसको कंसिडर कर रहे हैं उसी को फाइंड करनी चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि ये और बीच में डायगोनल जो ये गया है, डायगोनल क्यों लिया, क्योंकि बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर। तो हमें ऐसा अरेंजमेंट लेना है जो कॉर्नर, कॉर्नर के साथ बीच के एटम और दूसरे कॉर्नर तीनों को क्या करता हो, अरेंजमेंट करता हो, अटैच करता हो। तो हमको क्या लेना है, यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल कंसिडर करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखा है पाइथागोरस के थ्रू, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स से डियर समझ जाओगे। लेकिन हमको यहाँ पर AD की वैल्यू यहाँ 4R स्क्वायर कैसे आ गई, हाफ आर ये है, ये सेंटर से एक आर इधर, एक आर इधर, 3R हो गए, एक आर इधर, 4R हो गए। तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। DC की जगह A स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एज लेंथ की वैल्यू हर जगह कितनी है, यहाँ पर A है। तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको माना है क्वेश्चन नंबर ए। टू कैलकुलेट AC की वैल्यू यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो AC के लिए हमने क्या लिखा है, AC के लिए एक नया क्वेश्चन बनाया पाइथागोरस के थ्रू, जो वहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर किया है, वो कौन सा कंसिडर किया है, A, B और C को। तो फ्रॉम क्या लिखा है यहाँ हमने, टू कैलकुलेट AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर, क्योंकि वो एज लेंथ है। DC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्या है, एज लेंथ है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2A स्क्वायर। अब इसको हमने माना क्वेश्चन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को हम पुट करेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमको क्या मिलेगा, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व करने पर R की वैल्यू कितनी आएगी, R इज इक्वल टू √3/4A। ये बस इतना पूछता है कि फेस सेंटर, सॉरी बॉडी सेंटर के लिए मॉलिक्यूल की रेडियस की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई है। तो सिंपल एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको आप समझ सकते हो, इतना मुझे भी ये क्या सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। वैसे यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए ये किसके लिए है, फेस सेंटर के लिए। फेस सेंटर पता है ना भाई किसे कहते हैं, फेस सेंटर जब हम किसकी बात करते हैं, केवल फेस की। तो फेस सेंटर मतलब क्या, मैंने फिर कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस होता नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस होता नहीं है, उसको केवल रिप्रेजेंट करने के लिए, इजीली समझाने के लिए वहां पर हम गैप रखते हैं, ओके। तो फेस सेंटर का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल कॉर्नर पे तो हो ही साथ कहाँ हो, बीच के फेस पर हो। अब देखो चाहे आप इस एंगल को लेकर चलो, चाहे इस एंगल को लेकर चलो, तो कुछ भी लेकर चलो, तो हम किसी एक फेस को कंसीडर किए हैं यहाँ पर, किसी भी एक फेस को, जहाँ पर 4 कॉर्नर पर एक एक मॉलिक्यूल है और बीच में एक मॉलिक्यूल है। आपको याद होगा फेस पे मॉलिक्यूल का हाफ होता है, सारी बातें हो चुकी हैं पहले। तो टू कैलकुलेट रेडियस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू AC इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC को ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये उसको पूरे को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या पाइथागोरस लगाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू अगेन क्या होगी, 4R स्क्वायर होगी। 4R स्क्वायर की होगी 1R 2R 3R 4R। भाई ये तो सिंपल एक गणित है ना, रेडियस को लेकर चल रहे हैं। रेडियस क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी। एक आर ये है, 2R इसके पास है, चौथा R ये। तो टोटल कितने आर होगा, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा, A/2 √2। ये सॉल्व करने पे आएगा जो चीज़ आपसे पूछी जाती है, इसको आप पूरा
इस पूरे एक एक इक्वेशन को आप लिख लो, सिंपल गणित है यार। देखो ये इसको बहुत ज्यादा समझाना नहीं सकता, समझाना क्या है, गणित जैसा है, टर्म है तो उसको आप समझ जाओगे। बाकी सिंपल क्यूबिक की रेडियस r इज इक्वल टू a/2, बीसीसी की रेडियस हमने देखी थी पहले, r इज इक्वल टू √3/4। ए क्या है वहां पर बार बार रिमाइंड में रखना, ए एज लेंथ है। एफसीसी की रेडियस कितनी थी, 16r² इज इक्वल टू 2a² इज इक्वल टू r a/2 बाकी इन सब की वैल्यू आ गई है कि बीसीसी के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी होती है और एफसीसी के लिए, ठीक है। तो वही बात है डियर, बात सिर्फ इतनी सी है कि चीजों को मैथमेटिकली समझना है, बहुत ज्यादा इसमें केमिस्ट्री का इल्यूजन नहीं है। ओके, अब हम एक ऐसे स्लाइड पे चल रहे हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार यहाँ ऊपर लिखा है, और शायद लगता कट गया ऊपर, यहाँ लिखा है पैकिंग फ्रैक्शन और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम मॉलिक्यूल। पैकिंग फ्रैक्शन और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम और मॉलिक्यूल। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज है, समझते हैं इसको। देखो कभी आपने अगर अपने घर पे कहीं घूमने जाओ, जब कहीं घूमने जाओगे तो वहां पर लगेज लेके जाओगे, ठीक है। जब लगेज लेके जाओगे तो सामान पैक करोगे। तो पैकिंग मतलब क्या, एक बंच को एक साथ इकट्ठा करना, वही एक जनरल लैंग्वेज में क्या हो सकती है, पैकिंग हो सकती है। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इजीली समझो यार। एक बड़ा सा अटैची है, एग्जांपल ले लो, उस बड़ी से अटैची में 20 कपड़े आते हैं, ठीक। तो 20 कपड़े आते हैं, आपने उसमें 20 में 20 भर दिए, ठीक। तो उसकी पैकिंग कैसी हो गई, 100% हो गई, मतलब फुल पैक हो गया। अब अगर आपने उसमें भरे कुल 15 कपड़े और उसकी कैपेसिटी कितने कपड़ों की है, 20 कपड़ों की है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, 20 में से कितना फ्रैक्शन गया है उसका, 15 गया है। और अगर हम पूछे एम्प्टी स्पेस कितना है, तो 20 में से 15 घटा दो, यानी कि भी 5 कपड़ों की जगह और है। तो डियर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस क्यूब के अंदर, देखिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, पीछे भी कहा था जेड इफेक्टिव का ये नाम लिया था और फिर ले रहा हूँ। जेड इफेक्टिव मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर हैं, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, इसको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। कितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर हैं उसको कंसिडर करना है हमको। तो सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो जब पैक्ड होंगे तो उसी पैक्ड अरेंजमेंट को हम लोग, पैक मतलब बंधे हुए अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी। ओके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि अगर मान लो एक सिंपल क्यूबिक सेल में एक क्यूब ले लिया, सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक याद है ना, जहाँ पे मॉलिक्यूल केवल कहाँ हो, कॉर्नर पर हो। हमको ये ज्ञात करना है, ये पता करना है कि कितना परसेंट हिस्सा सेल का भरा हुआ है, ठीक। तो कितना परसेंट हिस्सा सेल का भरा हुआ है, इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे सेल का वॉल्यूम और जितनी जगह अणु या परमाणु के द्वारा घेरी गई है, जितनी जगह एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा घेरी गई है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। भाई सिंपल गणित है ये, बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन या फिर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम और यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि कितनी जगह एटम और मॉलिक्यूल ने घेरी है वो, और पूरे सेल का कितना वॉल्यूम है वो, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यही पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन में देखो, जैसे ये एक मास्टर फार्मूला है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है कि पूरे जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने मॉलिक्यूल होता है, केवल एक,
1/8 इंटू वेट 1 होता है। फेस सेंटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। 2 नहीं, सॉरी 3 होते हैं। 3 कैसे याद होगा? 1 होता है कॉर्नर से और 2 होते हैं किससे आपके? 2 होते हैं फेस सेंटर में, सॉरी फेस सेंटर में 4 होते हैं। हाँ, फेस सेंटर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 होते हैं कॉर्नर से और 4 होते हैं, 3 होते हैं किससे? फेस से। 1/6 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 और 1/8 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये सब पढ़ चुके हैं यार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ZF वही है कि भाई उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, वो Z इफेक्टिव है। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है? उस स्फीयर का, उस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उस कंप्लीट यूनिट सेल का मॉलिक्यूल है। इमेजिन कैसे करोगे? जैसे आप एक रूम में बैठे हो, आपने रूम के प्रत्येक कॉर्नर पे एक बड़ी बड़ी फुटबॉल रख दी। इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल रख दी कि वो सारी फुटबॉल एक दूसरे को क्या कर रही है? अटैच कर रही हैं। समझ रहे हो? आप एक रूम में बैठे हो, आपने रूम पे के हर कॉर्नर पर बड़ी बड़ी फुटबॉल रख दी। इतनी बड़ी फुटबॉल रखी है कि वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अटैच कर रही हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि कमरे का में कितनी जगह खाली है। सिंपल लॉजिकली समझो, आपको ये क्या फाइंड करना है? कमरे में कितनी जगह खाली है। तो खाली जगह याद करने के लिए क्या करोगे? जितनी जगह घेरी गई है और जितनी जगह बची हुई है, दोनों को फ्रैक्शन कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी परसेंटेज में। यही तो होगा ना? तो वैसे ही चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल है, जितना ज़्यादा पैक्ड हो गया, यानी जितना ज़्यादा उनके बीच जगह कम होगी, उतना ज़्यादा वो क्लोज होंगे। जितना ज़्यादा वो क्लोज होंगे, उतना ज़्यादा ही वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। और जितना ज़्यादा सॉलिड होंगे, उतना ज़्यादा वो हमारे लिए क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, ठीक। तो ये एक पूरी स्लाइड है, जिसको आप एक बार एनालाइज करिएगा। बहुत कठिन नहीं है डियर, ठीक है। अब देखो, सिंपल क्यूबिक फॉर सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू ZF इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन ए क्यूब। देखो भाई, ए क्यूब क्यों लाया है? हम बात कर रहे हैं क्यूब की, और लेंथ हम क्यूब की क्या मान रहे हैं? ए। तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये क्या है? बी यानी विड्थ है, ये क्या है? हाइट है, ये क्या है? लेंथ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? L इंटू बी। तो इस पूरे के हम लोग वॉल्यूम क्या मानेंगे? यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे? ए क्यूब। वो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है इस जगह। वो पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर क्यूबिक सिस्टम वॉल्यूम इज ऑलवेज ए क्यूब, L इंटू बी इंटू एच। FCC BCC या SC कोई भी, सबके लिए क्या होगा? ए क्यूब होगा। पैकिंग फ्रैक्शन, किसी भी क्यूबिक सेल में मॉलिक्यूल कितना स्थान ऑक्यूपाइड करते हैं, उसी का कैलकुलेशन, उसी का कैलकुलेटिव मोड पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओ माय गॉड, यहाँ लो नहीं होगा, यहाँ केवल क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। यानी कि जितना ज़्यादा गैप होगा, पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही कम। भाई जब दूर दूर रखे रहेंगे तो क्या पैक हुए? वो तो अलग अलग हो गए ना। और जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, उनके बीच जगह उतनी ही कम होगी। और जितनी कम जगह होगी, पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन, उतनी ज़्यादा क्या होगी? वहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक पूरा वीडियो है, पूरा स्लाइड है, किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। PF इज इक्वल टू, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन ए क्यूब इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए यहाँ पर 100 हम लोग लिखेंगे। भैया एक बात सब बता दो फिर से, ZF क्यों आया है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो सोचो। ZF इसलिए भाई, कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर हैं, उसी को तो ZF कहते हैं ना। वो तो मैं मालूम करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि आप कमरे के अंदर खड़े हो, कमरे के अंदर सारी बॉल लगी है, अगर मतलब एक बड़ी बड़ी फुटबॉल लगा दो कॉर्नर पर, अब वो एक दूसरे को टच कर रही हो, और टच करने पर आपको फाइंड करना हो कि कितनी जगह खाली है, कितनी जगह भरी है। तो आप ये भी तो कैलकुलेट करोगे ना कि कितने लोग हैं, तभी तो कितनी बॉल उस रूम के अंदर है, ठीक है। तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो Z इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 4/3, 1 इंटू 4/3। उसके बाद पाई, R की वैल्यू हमने याद है
सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी थी, a/2 थी, का क्यूब किया, यहाँ पर वैल्यू आई 0.424। बाकी z इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक का कितना होता है, इतना। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत डीप नहीं जा रहा, ठीक है। फॉर फ्रैक्शन परसेंटेज स्पेस, हमने परसेंटेज में निकालने के लिए इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, 52.4 आएगा। एम्प्टी स्पेस कैलकुलेशन 100 माइनस 52.4, तो वो करने पर 47.6 इतना एरिया का क्या है, खाली है। और 52.4% एरिया उस क्यूब का क्या होता है, भरा होता है। किसके केस में, जब हम कंसीडर करते हैं किसको, सिंपल क्यूब को, ठीक। अतः सिंपल क्यूबिक सेल में पूरे क्यूबिक सेल का 52.4% भरा हुआ भाग यानी कि फिल्ड है, और 42.6% भाग ही कैसा होता है, खाली होता है, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कंसिडर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बाकी समझने की कोशिश करिएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या है, आपको पता है। बॉडी सेंटर मतलब जब मॉलिक्यूल्स कहाँ हो, कॉर्नर पर हो, और एक मॉलिक्यूल कहाँ हो, बीच बॉडी सेंटर पे हो। जो भी कंफ्यूजन रहा करे, पीछे की वीडियो दिखा करिए, ओके। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर ZF इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये एक सिंपल फार्मूला है जो रिकमेंडेड है। ZF क्यों आया, सारी चीज़ें 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर यहाँ कैसे भाई, एटम कोई सर्कल तो है नहीं, एटम मॉलिक्यूल कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो होते नहीं, वो तो भाई 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो कितनी आती है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो आती है। यहाँ पर वही बॉडी सेंट्रिकल जेड इफेक्टिव कितना होता है, 2 होता है। 1/2 1/8 इंटू 8 कॉर्नर के लिए हो गया। और एक मॉलिक्यूल कहाँ होता है उसके सेंटर पे, तो ZF की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई ZF एडफ क्लियर रखना यार, ठीक है। नहीं हो पीछे देखना, मैं बार बार क्या बताऊं। R इज इक्वल टू √3/4 ये आएगा। आप सिंपल कैलकुलेशन देखो यहाँ से यहाँ तक में, कोई बड़ी चीज नहीं है, चीजें बिल्कुल समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अगर इसको एक कंक्लूजन देखें कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन 52.4, यानी कि इतना पार्ट उसका भरा हुआ है। फेस सेंटर का 68% भाग भरा हुआ है, और बॉडी सेंटर का सबसे ज़्यादा पार्ट भरा है। इसको समझो ना ऐसे कि समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल केवल कॉर्नर पर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कॉर्नर और फेस पर है, लेकिन आधे आधे हैं। लेकिन बॉडी में मॉलिक्यूल कॉर्नर पे है और एक बिल्कुल बीचों बीच में है, जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, और जिसकी वजह से खाली स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो यही रीज़न है कि बॉडी सेंटर में स्पेस कम है और मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे के पास पास है, तो वो कंपेरेटिवली कैसा होता है, तीनों में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इतनी बात, ओके। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, उसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी √3/8 पाई, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.68। और स्पेस ऑक्यूपाई के लिए वही काम, परसेंट स्पेस के लिए क्या करेंगे, 0.8 इंटू 0.68 इंटू 100 इज इक्वल टू 68%। एम्प्टी स्पेस के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 68, तो वैल्यू मिलेगी 32%। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए वैल्यू, ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ओके। अब नाउ नेक्स्ट थिंग करते हैं यहाँ पर कि कौन ज़्यादा, जैसे यहाँ पर फेस सेंटर के लिए 25.96 ये वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। कठिन इसलिए नहीं क्योंकि सिंपल गणित है, इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं, इसकी वैल्यू रखा गया है, ओके। नाउ जो लास्ट थिंग है हमारी, वो आती है डेंसिटी, जो अक्सर पूछता है, और इस पे न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा। न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर क्या डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। अब देखो भाई, मास ऑफ यूनिट सेल, अब जैसे यहाँ पर हम लोग डेंसिटी किसके निकाल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के। तो मैं ये जो बार बार एक सिंपल क्यूबिक नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब सिंपल क्यूबिक जो एक अरेंजमेंट है वो तो है, ये तो सिंपल क्यूबिक मतलब एक क्यूब स्ट्रक्चर, ओके। तो अब हमें अगर मास निकालना है, तो मास कैसे निकालोगे, उसका जेड इफेक्टिव कितने मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर है, और हर मॉलिक्यूल के क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। जैसे आपको सवाल दे दिया
कि एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें सोडियम के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो सोडियम के मॉलिक्यूल लगे हुए, इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम के मॉलिक्यूल किस में लगे हैं? सिंपल क्यूबिक में, यानी कि 1 × 1/8 कितने मॉलिक्यूल हुए? 1। और इसका मास कितना होता है? 23 के अराउंड होता है। ठीक है, तो हमको ये भी कंसिडर करना है कि कितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर है वो, और उन मॉलिक्यूल का वेट कितना है, तभी तो हम लोग किसको फाइंड कर पाएंगे? मास ऑफ द यूनिट सेल को। और नीचे के ऑप्शन होगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एक जो पूरी यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की नंबर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको एक रैंडम एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाती है, वो है क्या? एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो हर पर्टिकुलर एरिया में कैसा होता है? कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट में पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो यहाँ पर क्या केवल कितना सा समझना है कि ZF क्यों आया? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिखा? कि हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वेट होगा। Na क्यों लिखा? जो टोटल है, क्योंकि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे तभी तो मालूम चलेगा ना भाई। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रखा हमने? Na एवोगैड्रो नंबर। A3 क्यों लिखा है भाई? एज लेंथ, L/B/H। ठीक, अब अगर हमको यहाँ पर इसकी यूनिट करनी हो, तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम पर मोल में करेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट आएगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको हम केजी पर मोल में लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, तो यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आएगी। अब देखो भाई, ये इसी फॉर्मूले में आपको रखना क्या है? हर मॉलिक्यूल का Z इफेक्टिव। सिंपल क्यूबिक का Z इफेक्टिव कितना? 1। हमने कहा 1 × mw यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूल वेट। ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, जिसको हमको देखना है। वैसे FCC के लिए Z इफेक्टिव क्या होता है? 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पैटर्न है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स सभी कॉर्नर पर रखे हों तो उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करो। तो सिंपल क्यूबिक बोले यानी कि आप इसको कंसिडर करोगे, और पोटेशियम के मॉलिक्यूल बोल रहे हैं 1 × mw। पोटेशियम का कितना होगा? 38। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, 19 2 ज़ा 38, 38 के राउंड होगा, तो 1 × 38/Na। Na मैंने क्यों लिया? Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस जगह आप देख सकते हो Na इज एवोगैड्रो नंबर, जो कि स्टैंडर्ड नंबर है, जो ये डिटरमाइन करता है कि टोटल मॉलिक्यूल कितने रहे होंगे। इट इज स्टैंडर्ड, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये मैंने अपने मन से लिखा है, ये IUPAC ने रिकमेंडेड किया हुआ है। तो 1 × mw/Na × A3, ये फॉर सिंपल क्यूबिक, इट इज फॉर फेस सेंटर, इट इज फॉर बॉडी सेंटर। तो ये हमने यूनिट किस में ली है? किलोग्राम मीटर क्यूब में। ठीक है, तो डियर धन्यवाद आज के लिए। बाकी अगली बात क्या आती है इस पूरे में, जो आज का वीडियो लेक्चर था हमारा, आप ध्यान दोगे इसमें मेरी समझाने लायक बातें बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब बाकी आपकी सोच कैसी है वो मैं जानता हूँ, तो मुझे सब पता है, लेकिन तब भी थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री नहीं था। इसमें मेजर ऑफ द पार्ट किसका था? मैथमेटिक्स जैसा था। रेडियस क्या है, फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग क्या है, तो जो जनरल कॉमन वर्ड है उसको मैंने बताया है। बाकी आप ZF का यूज़ कहाँ पे क्यों हुआ, मास का यूज़ कहाँ पर क्यों और किससे हुआ, वो मैंने बता दिया है। आप उसको देखिएगा, जो ना आए मुझसे कंसर्न करिएगा, पूछिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। ओके, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।